जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त के बी और आज की इस वीडियो में हम 24 मई 2021 से जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न आपकी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं उन सभी प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। तो पूरा वीडियो बहुत ही ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो की जो पीडीएफ फाइल होगी वह आपको टेलीग्राम चैनल केवी गुरुजी पर मिल जाएगी, तो वहां से आप इसके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है कि मई 2021 में किस देश ने अमेरिका के साथ मिसाइल दिशा निर्देशों को समाप्त करने की घोषणा कर दी है? तो ये घोषणा अभी की है दक्षिण कोरिया ने, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट। अब ये समझौता था क्या? तो वर्ष 1979 की बात है। उस समय यूएसए और दक्षिण कोरिया के बीच में मिसाइल दिशा निर्देशों को लेकर के एक समझौता होता है। इसके अंतर्गत ये प्रावधान किया जाता है कि दक्षिण कोरिया नाम का जो देश है ये अपने यहाँ पर जो भी मिसाइल की टेस्टिंग वगैरह करेगा उनकी रेंज 180 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं होगी। और इसमें कई बार संशोधन भी होता है, यानी कि कई बार ये जो समझौता होता है उसको रिन्यू किया जाता है। 2012 में जब ये समझौता हुआ था तो उसमें यहाँ पर जो दक्षिण कोरिया के मिसाइल की रेंज थी उसको बढ़ा करके 800 किलोमीटर कर दिया गया था। तो अब दक्षिण कोरिया ने ये कह दिया है अमेरिका से कि हम इस दिशा निर्देशों को नहीं मानेंगे और अब इसको हम लोग करेंगे समाप्त। दक्षिण कोरिया देश की बात करते हैं तो राजधानी आपको सियोल में मिलेगी। मुद्रा यहाँ की है जे इन, राष्ट्रपति यहाँ के हैं जे इन और मुद्रा यहाँ की है दक्षिण कोरियाई वन। तो ये सारी चीजें आपको इसके बारे में याद रखनी है। वीडियो में हम लोग आगे बढ़ें उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अनअकैडमी प्रोफाइल की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहां से आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हैं। अच्छा, कुछ लोगों को मेरी क्लास नहीं मिल पाती है तो मैं आपको बता दूं, आपको अनअकैडमी का ऐप को इंस्टॉल करना है। उसके बाद में वहां पे गोल में आपको रेलवे एग्जाम चूज करना है। रेलवे एग्जाम में जब आप लोग जाएंगे तो टेलीग्राम पे जो मैं आपको क्लास की लिंक देता हूं उसके ऊपर क्लिक करके आप डायरेक्टली क्लास में इनरोल कर सकते हैं। आज की जो 2 क्लास होगी 3:30 बजे हम लोग एक और सेट कर डिस्कस करेंगे जो कि ग्रुप डी का होगा, और रात में 10 बजे वाली जो क्लास होगी इसमें हम लोग ग्रुप डी में जो आपके केमिस्ट्री के प्रश्न पूछे गए हैं उसके सेट नंबर 4 को करेंगे। तो महत्वपूर्ण क्लास है, इसे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज यानी कि मंडे से अनअकैडमी के ऊपर आपके एनटीपीसी सीबीटी 2 और ग्रुप डी के लिए एक बार फिर से हिंदी में नए बैच की शुरुआत हो चुकी है। तो अगर आप लोग इनमें से किसी भी बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं तो नीचे आपको उसका लिंक मिल जाएगा, क्लिक करके आप इसमें से किसी बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। और यहाँ पर बात करें अगर, तो आप यूज करेंगे कोड KV10, इससे आपको तुरंत 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। अगला प्रश्न है कि मई 2021 में नरेंद्र बत्रा किस अंतर्राष्ट्रीय खेल संगठन के पुनः अध्यक्ष चुने गए? तो ये हमारे अध्यक्ष बन गए हैं इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट। तो आपको पहले भी मैं कई बार ये बता चुका हूं कि अंतरराष्ट्रीय हॉकी संगठन जिसका मुख्यालय आपको मिल जाएगा लोजेन स्विट्जरलैंड में, उसके अध्यक्ष थे हमारे देश के नरेंद्र ध्रुव बत्रा। तो अभी एक बार फिर से अध्यक्ष पद का चुनाव हुआ और एक बार फिर से ये 2024 तक के लिए इसके नए अध्यक्ष चुन लिए गए हैं। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए यहां पर हो जाएगा करेक्ट। अच्छा, बाकी अन्य संस्थानों की बात करते हैं तो ये इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन है, इसके प्रमुख है उमर क्रेमलियो। फीफा की बात करते हैं तो गियानी इन्फेंटिनो इसके प्रमुख हैं। और आईसीसी यहां पर था, प्रिंटिंग मिस्टेक है, तो आईसीसी के कौन है? तो इसके हैं ग्रेग बार्कले। तो इन सभी के नाम भी आपको याद रखने हैं। अच्छा, बात करते हैं नरेंद्र ध्रुव बत्रा की, तो आपको ये भी याद रखना है कि हमारे यहाँ पर जो ओलंपिक संघ है उसके भी वर्तमान में यही अध्यक्ष हैं और इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के इस समय ये सदस्य भी हैं। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। बाकी कल मैंने आपको बताया था कि अंतर्राष्ट्रीय हॉकी संगठन के द्वारा हमारे यहाँ की जो हॉकी इंडिया है उसको ग्लिच पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। और इंटरनेशनल हॉकी महासंघ का जो यहाँ पर एथलीट समिति है उसमें हमारे यहाँ के गोलकीपर PR राजेश को भी शामिल किया गया है। तो ये सारे पॉइंट भी आपको कनेक्ट करते हुए ध्यान रखने हैं। अगला प्रश्न है कि मई 2021 में वर्ल्ड एथलीट ने किस देश के खिलाड़ियों को अंतरराष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में न्यूट्रल रूप से शामिल होने को मंजूरी दे दिया है? तो ये मंजूरी मिली है अभी रूस के खिलाड़ियों को, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट। अब अगर आपको याद हो तो पिछले साल हम लोगों ने ये डिस्कस किया था कि यहाँ पर वाडा के द्वारा जो रूस के खेल परिसंघ है उसको सस्पेंड कर दिया गया था, क्योंकि उनके ऊपर ये आरोप लगा था कि अपने खिलाड़ियों को वे लोग ड्रग वगैरह देते हैं या फिर कुछ ऐसी दवाएं देते हैं जो कि खेल के लिए प्रतिबंधित होती हैं और इससे उनके खिलाड़ियों का स्टेमिना बढ़ जाता है। तो इसीलिए वाडा ने 2015 में ही इनको निलंबित कर दिया था और इसके अलावा इनके सभी खिलाड़ियों को 2 सालों के लिए किसी भी प्रकार के खेल में पार्टिसिपेट करने से भी रोक लगा दी थी। लेकिन
अब यहाँ पर वर्ल्ड एथलीट ने ये कहा है कि यहाँ पर जो भी रूस के एथलीट हैं, यानी कि रूस के जो भी खिलाड़ी होंगे वह न्यूट्रल रूप से किसी भी खेल में शामिल हो सकते हैं, यानी कि अपने देश का वह प्रतिनिधित्व नहीं करेंगे, उनके नाम के साथ में रूस का नाम नहीं जुड़ा होगा, न्यूट्रल रूप से ये लोग शामिल हो सकते हैं। वर्ल्ड एथलीट की बात करते हैं तो मोनाको में उसका हेडक्वार्टर मिलेगा। बाकी वाडा की अगर हम लोग बात करते हैं तो कनाडा का एक शहर है मॉन्ट्रियल, यहाँ पर आपको वाडा का मुख्यालय मिलेगा, जिसका पूरा नाम है वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। तो ये पॉइंट भी आपको यहाँ से याद रखना है। अगला प्रश्न है कि मई 2021 में किस फुटबॉल क्लब ने ला लीगा 2020-21 का खिताब जीता है? तो ये जो खिताब है अभी जीत लिया है एटलेटिको मैड्रिड ने, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट। तो यहाँ पर अगर हम लोग ला लीगा 2020-21 फुटबॉल टूर्नामेंट की बात करते हैं तो ध्यान रखिएगा ये जो टूर्नामेंट है 1929 में ही शुरू हो गया था। स्पेन में इसका आयोजन होता है, टोटल 20 टीमें इसमें पार्टिसिपेट करती हैं। तो एटलेटिको मैड्रिड यहाँ पर 11वीं बार खिताब को जीत चुका है और ये 86 अंकों के साथ में इस प्रतियोगिता में रहा है पहले स्थान पर। दूसरे स्थान पे कौन रहा? तो रियल मैड्रिड फुटबॉल क्लब यहाँ पर दूसरे स्थान पे रहा है। अच्छा, सबसे ज़्यादा इस टूर्नामेंट को किसने जीता है? तो सबसे ज़्यादा बार जीता है रियल मैड्रिड ने और इन्होंने टोटल 34 बार इस टूर्नामेंट को जीता हुआ है। अच्छा, कल अगर आपको याद हो तो हम लोगों ने बार्सिलोना महिला फुटबॉल क्लब के बारे में डिस्कस किया था, जिसने अभी चैंपियन लीग महिला फुटबॉल टूर्नामेंट का खिताब जीत लिया है। तो उसके बारे में भी आपको यहाँ से याद रखना है। अगला प्रश्न है कि 22 मई 2021 को इनमें से किस महान हस्ती के जन्म की 249वीं वर्षगांठ मनाई गई? तो ये भी मनाई गई है राजा राम मोहन राय के जन्म की वर्षगांठ। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट। अब अगर हम लोग राजा राम मोहन राय जी की बात करते हैं तो कई बार इनको आधुनिक भारत का जनक भी कहा जाता है। इसके अलावा भारत में पुनर्जागरण यानी कि रिनेसां के भी जनक के रूप में ये जाने जाते हैं। क्यों जाने जाते हैं? तो आपको पता होगा कि इनके द्वारा उस समय हमारे समाज में व्याप्त एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंधविश्वास के ऊपर से यानी कि इसके ऊपर रोक लगवाई गई थी। नाम इसका था सती प्रथा, यानी कि जब भी किसी महिला का पति मर जाता था तो उस महिला को अपने पति के साथ में चिता में जलना होता था। तो इसके लिए 1929 में जो आपका कानून आया था उसको लाने में हमारे राजा राम मोहन राय जी का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान था और विलियम बेंटिक के द्वारा यह कानून लाया गया था। इसके अलावा आप ध्यान रखेंगे कि पश्चिम बंगाल में 22 मई 1772 को इनका जन्म हुआ था और 28 अगस्त 1828 को इनके द्वारा ब्रह्म समाज की भी स्थापना की गई थी। तो काफ़ी महत्वपूर्ण पर्सनालिटी हैं, ऐसे पर्सनालिटी को आप लोगों को फॉलो भी करना चाहिए। तो ध्यान रखिएगा इनका अभी जन्म था 22 मई को और ये इनके जन्म की 249वीं वर्षगांठ थी। अगला प्रश्न है कि मई 2021 में किस देश ने कनुप 2 नामक परमाणु ऊर्जा संयंत्र को शुरू किया है? तो ये अभी शुरू कर दिया है पाकिस्तान ने, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट। और याद रखिएगा पाकिस्तान की बात हुई है तो जाहिर सी बात है चीन का सहयोग जरूर रहा होगा। तो बिल्कुल आपने सही सोचा है, चीन के सहयोग से पाकिस्तान का जो एक महत्वपूर्ण शहर है कराची, वहां पर कनुप 2 नाम का जो ये परमाणु ऊर्जा संयंत्र है इसका उद्घाटन पीएम इमरान खान के द्वारा किया गया है। 2013 में इसके निर्माण की शुरुआत हो गई थी, अब जाकर के ये कंप्लीट हुआ है। क्षमता की बात करते हैं तो 1100 मेगावाट इसकी टोटल होगी क्षमता। अगला प्रश्न है कि मई 2021 में टीसीएस यानी कि टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के द्वारा किस शहर में एक सह नवाचार और सह उन्नत अनुसंधान केंद्र खोला गया? तो ये जो केंद्र है अभी खोला गया है नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम में, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट। अच्छा, सबसे पहले टीसीएस के द्वारा इस प्रकार का जो इनोवेशन हब है वह न्यूयॉर्क में खोला गया था। उसके बाद में दूसरा इन्होंने खोला था टोक्यो में और ये इनका तीसरा है जो इन्होंने नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम में भी खोला है। अब बात हुई है यहाँ पर टीसीएस कंपनी की, तो ध्यान रखिएगा 1 अप्रैल 1968 को इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय आपको मिल जाएगा मुंबई में और इसके वर्तमान में सीईओ हैं, इनका नाम है राजेश गोपीनाथन। अगला प्रश्न है कि मई 2021 में खबरों में रहा A76 क्या है? तो A76 की बात करते हैं तो ये एक आइसबर्ग है जो कि अभी अंटार्कटिका से टूट गया है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट। अब आपको इसके बारे में ये याद रखना है कि ये जो आइसबर्ग है जिसका नाम है A76, इसके टोटल अगर हम लोग एरिया की बात करते हैं तो वह 4320 वर्ग किलोमीटर है। टोटल अगर हम लोग इसकी लेंथ की बात करते हैं तो 170 किलोमीटर से ज़्यादा इसकी लंबाई है, यानी कि आप सोच सकते हैं कि ये कितना बड़ा आइसबर्ग होगा। और ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि ये जो आइसबर्ग है वह अभी जल्दी ही टूट करके अलग हुआ है और ग्लोबल वार्मिंग के कारण ये अंटार्कटिका से टूटा है।
तो आपके यूरोपियन स्पेस एजेंसी की एक सैटेलाइट है जिसका नाम है कोपरनिकस सेंटिनल-1, इसके द्वारा यहाँ पर आइसबर्ग की फोटो जारी की गई और ये आपके बेडेल सी में तैर रहा है। अच्छा, इससे पहले अगर आपको याद हो तो A23 नाम का एक आइसबर्ग भी अलग हुआ था और वो भी आपके इसी बेडेल सी में तैर रहा है। अब आइसबर्ग से ऐसे खतरा ये होता है कि कई बार जो आपकी शिप वगैरह होती हैं इसमें टकरा जाती हैं और दुर्घटना के चांसेस हो जाते हैं, जैसे आपने देखा ही होगा टाइटैनिक मूवी में क्या हुआ था। अच्छा, एक पॉइंट आप और ध्यान रखेंगे कि जब भी हमारा कोई यहाँ पर हिमखंड 5 मीटर से बड़ा होता है तो इसे हम लोग कहते हैं आइसबर्ग। अगला प्रश्न है कि मई 2021 में हमारे देश के जो केंद्रीय मंत्री हैं डॉक्टर हर्षवर्धन, इन्होंने राष्ट्रमंडल स्वास्थ्य मंत्रियों की कौन सी बैठक में हिस्सा लिया है? तो इन्होंने अभी 33वीं बैठक में हिस्सा लिया। ऑप्शन आपके लिए डी हो जाएगा करेक्ट, लेकिन ये आपके लिए उतना ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। प्रश्न मैंने इसलिए शामिल कर लिया क्योंकि आपको ये याद रखना है राष्ट्रमंडल के बारे में, यानी कि कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन के बारे में। इसकी स्थापना 1931 में हुई थी। हेडक्वार्टर आपको मिलेगा लंदन में और इसके जो टोटल मेंबर हैं उनकी संख्या है 54। ध्यान रखिएगा कि पिछले साल हमारा जो पड़ोसी देश है मालदीव, वह इसमें 3 सालों के बाद फिर से 54वें मेंबर के रूप में शामिल हुआ था। अच्छा, एक महत्वपूर्ण पॉइंट जो स्वास्थ्य मंत्री के द्वारा यहाँ पर बताई गई कि इन्होंने कहा है कि 2021 के अंत तक हम लोग अपने देश के जितने भी वयस्क लोग हैं, यानी कि 18 से ज़्यादा हैं, 18+ हैं, उन सभी को दे देंगे टीका। अब टीका कैसे मिलेगा ये तो आप सभी भी जानते हैं क्योंकि टीका हमारे देश में बिल्कुल है ही नहीं, लेकिन फिर भी अगर आपको कहीं पर मौका मिलता है, टीका उपलब्ध हो, तो आप लोग वैक्सीनेशन जरूर करवा लें। अगला प्रश्न है कि मई 2021 में कोलिनेट मकोसो किस देश के नए प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए? तो ये आपके कांगो गणराज्य यानी कि रिपब्लिक ऑफ कांगो के नए प्रधानमंत्री बने हैं। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट। अच्छा, इससे पहले मैंने आपको बताया था मोक्टर ओने के बारे में, जो कि अभी माली देश के पीएम बने हैं। तो आपको याद रखना है कांगो गणराज्य के बारे में। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है रिपब्लिक ऑफ कांगो और इसके बगल में आपको मिलेगा डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो। इसकी अगर हम लोग बात करते हैं तो ब्राज़ाविली में आपको इसकी राजधानी मिलेगी। मुद्रा यहाँ की है CFA फ्रैंक और यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं डेनिस न्यूगो, इनके द्वारा अभी नियुक्ति की गई है। अगला प्रश्न है कि प्रत्येक वर्ष विश्व सांस्कृतिक विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये जो दिवस है हर साल मनाया जाता है 21 मई को। कब? 21 मई को ये दिवस मनाया जाता है। तो ऑप्शन आपका ए हो जाएगा करेक्ट। दरअसल एक घटना हो गई थी इसी दिन 2001 में। घटना क्या थी? तो अफगानिस्तान में एक स्थान है जिसका नाम है बामियान। तो यहाँ पर कुछ लोगों के द्वारा भगवान बुद्ध की प्रतिमाओं को तोड़ दिया गया था। तो इसीलिए दुनिया भर में जो आपकी सांस्कृतिक विविधता है उसके बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए और इसके बारे में समझने के लिए यह दिवस मनाया जाता है हर साल 23 मई को। कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 21 मई को और यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा 2002 में इसको मनाए जाने की घोषणा की गई थी। अगला प्रश्न है कि मई 2021 में अंतर्राष्ट्रीय तिब्बत मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है? तो अगर हम लोग बात करते हैं इस दिवस की तो ये अभी मनाया गया है 23 मई को, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा करेक्ट। अब अगर हम लोग इस दिवस की बात करते हैं तो आपको याद होना चाहिए कि 1951 में चाइना के द्वारा एक 17 सूत्रीय सूची थी जिसको यहाँ पर तिब्बत के ऊपर लागू कर दिया गया था। तो इसमें तिब्बत के लोगों के लिए बहुत ही कड़े प्रावधान थे, जैसे कि दलाई लामा के बारे में प्रावधान यहाँ पर दिया गया था कि उनको आप नहीं मानेंगे ज़्यादा, या फिर जो भी आपके तिब्बत की कल्चर है, वहाँ की भाषा है, उसको बढ़ावा देने में आप बिल्कुल भी किसी प्रकार का अपना योगदान नहीं देंगे। तो इन सभी एजेंडाओं को यहाँ पर थोप दिया गया था तिब्बत के लोगों के ऊपर और इसीलिए 23 मई का जो दिन है इसको तिब्बत के निवासियों के द्वारा ब्लैक डे के रूप में भी मनाया जाता है। अच्छा, तिब्बत की बात हुई है तो आपको याद रखना है कि अभी जो इसका निर्वासित सरकार है उसके नए अध्यक्ष बन गए हैं पेनपा सेरिंग। क्या नाम है? पेनपा सेरिंग इसके निर्वासित सरकार के नए अध्यक्ष बने हैं। तो ये पॉइंट भी आप लोग याद रखेंगे। तो इस प्रकार से जो आज आपके प्रश्न थे उनको हमने डिस्कस कर लिया। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न आज भी नहीं थे। अब आइए कल जो मैंने आपसे प्रश्न पूछे थे उनके उत्तर जान लेते हैं। पहला प्रश्न मैंने पूछा था कि रसेल पुकटी को किसके लिए ऑस्कर पुरस्कार मिला हुआ है? तो ध्यान रखिएगा जो स्लम डॉग मिलियनेयर मूवी है उसके लिए 2009 में इनको मिला था ऑस्कर पुरस्कार। और उसी साल आपके गुलजार साहब और जो हमारे यहाँ के AR रहमान साहब हैं उनको भी पुरस्कार मिला था। AR रहमान साहब के बारे में आपको ये याद रखना है कि उनको 2 ऑस्कर पुरस्कार इसमें मिला था। अगला प्रश्न है कि 1944 में जो कंगला टोंगवी की लड़ाई हुई थी
किस वर्तमान राजधानी शहर के पास में हुई थी? तो ये आपकी हुई थी मणिपुर की राजधानी इंफाल के पास में। अगला प्रश्न है कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित होने वाली एकमात्र जिम्नास्ट कौन है? तो इनका नाम है दीपा कर्माकर। क्या नाम है? दीपा कर्मकार या फिर दीपा कर्माकर इनका नाम है। और एक प्रश्न मैंने पूछा था कि फ्रेंच ओपन पुरुष एकल का खिताब किस खिलाड़ी ने 13वीं बार जीता है? तो ये जीता था पिछले साल। नाम इनका है राफेल नडाल। इनको बजरी का किंग भी कहा जाता है या फिर किंग ऑफ क्ले कोर्ट भी कहा जाता है, क्योंकि मिट्टी के कोर्ट पर आपका फ्रेंच ओपन खेला जाता है और ये साल का यहाँ पर दूसरा ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट होता है। अब आज के वीडियो से आपके लिए प्रश्न है कि जाइरो हिल स्टेशन आपको किस राज्य में देखने को मिलेगा। दूसरा प्रश्न है कि गणित के क्षेत्र में जो हाबिल पुरस्कार दिया जाता है, ये पुरस्कार कौन सा देश देता है। अगला प्रश्न है कि अल्बर्ट हॉल संग्रहालय आपको किस शहर में देखने को मिलेगा। इसके अलावा निर्मल खिलौने के लिए हमारे देश का कौन सा राज्य प्रसिद्ध है। और उसके बाद में खार्ची पूजा किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है। तो इन सभी प्रश्नों के उत्तर आपको नीचे कमेंट में देने हैं। कोशिश करिएगा इनमें से आपको जिसका भी उत्तर पता है वह लिखिएगा, बाकी मैं आपको कल इसके बारे में बता दूंगा। तो वीडियो को समय देने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, और सबसे जरूरी, पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।